हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों को क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं। इसका क्या मतलब है, कौन से आयु वर्ग हैं विभिन्न जो कि क्रियाशील हैं। तो देखिए, जो भी यंग पॉपुलेशन है ना, वो सारी की सारी क्या है, वो क्रियाशील पॉपुलेशन है, यानी कि वो किसी न किसी काम में लगी हुई है। और फिर जो भी 50 या 60 साल जहाँ तक हम वृद्धावस्था मानते हैं, वहाँ तक के जो भी लोग हैं वो सारे के सारे किसी न किसी कार्य में संलग्नित होते हैं। तो ये सारी जो पॉपुलेशन होगी यंग जनरेशन से लेके और जो वृद्ध होते हैं वहाँ तक, तो ये सारी कहलाएगी क्रियाशील पॉपुलेशन। ठीक है, आगे है क्रियाशील जनसंख्या किसी आर्थिक कार्यों में संलग्न होती है। ये हमने पढ़ ही लिया। इसमें क्या होता है, बच्चे, विद्यार्थी, बूढ़े, इनको हम शामिल नहीं करते हैं। जो भी क्रियाशील जनसंख्या होती है ना, उसमें जो भी छोटे बच्चे होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो भी ये सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, इनको हम किस में शामिल करते हैं, इनको हम बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। क्यों? क्योंकि ये तो जैसे बच्चे हैं उनको भी पेरेंट्स जो हैं वो उनका पालन पोषण करते हैं। विद्यार्थी हैं, उनकी फ़ीस वगैरह कौन भरेगा, उनके पेरेंट्स भरेंगे। और जो ये एज जो हो जाते हैं ये भी काम नहीं करते हैं, तो इनकी भी हमें देखभाल करनी होती है। जो भी उनके बच्चे होंगे ना, वो उनकी देखभाल करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, ये जनसंख्या जो है ये कहलाएगी आश्रित जनसंख्या, और ये क्रियाशील में शामिल नहीं होती है। आगे देखिए, जनसंख्या संगठन में क्या होता है, इसमें लिंग, आयु वर्ग, साक्षरता, व्यावसायिकता, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। और ये क्या है, ये जनांक विशेषता भी है। ठीक है, आगे देखिए, लिंग संगठन में क्या है, पुरुष व स्त्रियों का अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है ये कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, वो है लिंग संगठन। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा निकालने का, स्त्रियों की संख्या को डिवाइड करेंगे पुरुषों की संख्या से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। फिर है लिंगानुपात, जो है वो अर्थव्यवस्था का सूचक है। लिंगानुपात अर्थव्यवस्था का सूचक माना जाता है। देखिए, ये विश्व का लिंगानुपात जो है वो कितना है, वो है 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। और जो लैटविया है वहाँ का है 1187 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। सऊदी अरब का है 468 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। देखिए, जो ये लैटविया है इसका कितना ज़्यादा है और इसका सऊदी अरब का कितना कम है। और जो टोटल विश्व का है वो कितना है, 990 स्त्रियां हैं। तो हमारा इंडिया जो है उसमें देखिए, मैंने ये डाटा लिखा कि इंडिया का 2011 में जो लिंग अनुपात था ना, वो था 911 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। और अब 2022 में जो ये देखा गया ये है 933 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में ये लिंगानुपात है, ये क्या हुआ है, इसमें स्त्रियों की जो संख्या है ना वो बढ़ी है। कब से, 2011 में जो 911 स्त्रियां थी प्रति 1000 पुरुषों पर, वो 2022 में 933 हो चुकी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आयु संरचना यानी कि जो भी आयु वर्ग हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, विभिन्न आयु वर्गों के बीच पुरुषों और स्त्रियों की संख्या है। यानी कि देखो, मान लो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उनमें जो मेल और फीमेल हैं वो, और फिर है जो यूथ है उनमें भी जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनका निकालेंगे। फिर यंग जनरेशन के बाद आएगा जैसे, और जो ये 40 के अबाउट होगी जो भी जनरेशन वो वाली, उसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या। फिर वृद्ध में पुरुष और स्त्री की संख्या। ये सारी की सारी ये कहाँ हम डिनोट करते हैं, ये आयु संरचना जो होती है उसमें डिनोट करते हैं। आगे देखिए, जो ये आयु संरचना होगी इसमें हम क्या क्या देखते हैं, ये है जन्मता यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये सारे के सारे, ये तीनों किसके घटक हैं, आयु संरचना के। कैसे हैं ये, देखो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ये किसके घटक है, आयु संरचना के हैं। अगर कहीं पे जन्म हो रहा है या फिर मृत्यु हो रही है या कहीं से लोग प्रवास करके जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो जो पॉपुलेशन होगी उसमें
क्या होगी, उनकी संख्या घटती बढ़ती रहेगी। अगर जन्म हुआ है तो बढ़ गए, मृत्यु हुई है तो घट गए, और प्रवास करके गए हैं जहाँ से माइग्रेशन हुआ है वहाँ पे घट गए, और जहाँ गए हैं वहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, निपुण श्रम शक्ति, मतदाता संख्या, विद्यार्थियों की जानकारी, ये सारे के सारे आयु संरचना से ही मिलती है। कैसे पता चलेगा हमें? जैसे ही हम जो आयु संरचना का जो भी हम डाटा देखते हैं उससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो निपुण जो श्रम शक्ति, यानी कि कितने यूथ ऐसे हैं जो अब भी कार्यशील हैं, मतलब जो वृद्धावस्था है उसका भी हमें पता चलेगा कि ये जो जनसंख्या है वो वृद्धावस्था तक पहुंच चुकी है, और इतने हैं ये निपुण है का ये श्रम कार्य करने के लिए। ठीक है, मतदाता संख्या मतलब ये देखिए, जितने लोगों की डेथ हो चुकी है वो तो अब मतदाता नहीं है ना, और जो छोटे बच्चे हैं 18 ईयर्स से नीचे हैं वो भी मतदाता नहीं है। तो फिर हमें जो हम ये आयु संरचना देखते हैं उससे ये पता चल जाता है कि कितने लोग जो हैं वो मत देने की उम्र में हैं और कितने देते हैं। ये आगे है विद्यार्थी की जानकारी। विद्यार्थी की जानकारी भी हमें ऐसे ही पता चलेगा, जैसे ही हम आयु संरचना देखेंगे हम उसका डाटा पता चलेगा तो हमें ये पता चल जाता है ना कि कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं। ये सारा का सारा हमें आयु संरचना का डाटा मिलता है, तो हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है विशेषताएं। इसकी आयु संरचना की विशेषताएं क्या हैं? इसको 3 वर्गों में बांटा है। 3 आयु वर्ग कौन से हैं देखिए, बाल तरुण आयु वर्ग यानी कि जो भी 15 से कम है वो, फिर है प्रौढ़ आयु वर्ग जो कि 15 से 59 वर्ष के हैं वो, और फिर है वृद्ध आयु वर्ग जो कि 60 प्लस के। ये 3 हो गए हैं। इस 3 वर्गों में हम कैसे कैसे शामिल किया इनमें देखो, जो बाल आयु या फिर तरुण आयु वर्ग होगा, जो भी 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो जो है ना वो विश्व की जनसंख्या का टोटल 27% है। ठीक है, और विकसित देशों में इन जो भी ये 15 से कम की उम्र के हैं इनकी संख्या जो है वो 16% है, और विकासशील देशों में है 29%। यानी कि क्या है, जो भी विकासशील देश है ना उनमें क्या होगा, जैसे ये 15 साल के जो बच्चे हैं या उससे नीचे हैं उनकी जनसंख्या अधिक है, यानी कि जो विकासशील देश होंगे फिर उनमें जो यूथ पॉपुलेशन होगी वो भी तो अधिक होगी ना। आगे देखिए, प्रौढ़ आयु वर्ग। जो प्रौढ़ आयु वर्ग है उसमें हम 15 से 59 वर्ष को शामिल करते हैं, और जो विकसित देश हैं उनमें जो प्रौढ़ आयु वर्ग है वो 68% है, विकासशील देशों में 65 है, और जो उत्पादक और जो प्रजननशील हैं वो वाला इसमें आता है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इनमें से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि बाल आयु वर्ग की 3 विशेषताएं दे देंगे। ठीक है, फिर जो हमने ये लिखा था ना, ये पढ़ा था ना कि 15 से कम उम्र होती है, विश्व में इनकी जो जनसंख्या वो 27% है, विकसित देशों में 16 है, विकासशील देशों में 29 है। इस तरह से इनकी विशेषताएं लिख देंगे, और जो भी या तो एक सही लिखेंगे या एक गलत लिखेंगे उसको टिक करना आएगा। इस तरह से होगा ये, ऐसे ही प्रौढ़ का होगा। आगे है वृद्ध आयु वर्ग। जो वृद्ध आयु वर्ग है वो कितना है, वो 60 वर्ष से ऊपर की जितनी भी जनसंख्या है वो सारी की सारी वृद्ध आयु वर्ग में आती है। और जो ये वृद्ध आयु वर्ग जो होता है इन पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा बीमारी होती है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं, और ये जो है ये प्रजननशील में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एज सेक्स पिरामिड। देखिए किसी भी आयु वर्ग में स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, इन सभी को दर्शाना आयु और लिंग द्वारा, ये क्या कहलाता है? एज सेक्स पिरामिड कहलाता है। यानी कि जो भी स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, वृद्ध होंगे, इन सभी को है ना हम एक पिरामिड के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये बायां वाला होगा इसमें तो हम पुरुष को दर्शाएंगे और दायां में स्त्री को दर्शाते हैं। इस तरह से दर्शाते हैं और फिर पिरामिड बनता जाता है। ठीक है, इस तरह से पिरामिड बनता जाएगा, और ये होता है इनका एज सेक्स यानी कि आयु और लिंग का पिरामिड। ठीक है, और इसमें जो हम अंतराल रखते हैं, वैसे तो हम कुछ भी रखते हैं लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 4-4 का अंतराल रखते हैं आयु वर्गों में। जैसे यहाँ पे 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, इस तरह से हम ये अंतराल रखते हैं। ठीक है, और इनको हम क्षैतिज दर्शाते हैं। आगे देखिए विस्तारित होती जनसंख्या। ये आयु पिरामिड जो है उनके प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा विस्तारित होती हुई जनसंख्या।
देखिए, जो विस्तारित होती जनसंख्या होती है ना, उसमें क्या होता है, उसका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और शीर्ष होता है ना वो पतला होता है। इसमें क्या होता है कि निम्न आयु वर्ग में जन्म दर उच्च होती है, वृद्धों की संख्या जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, कैसे होगा वो देखिए आप। देखो, ये है, इसमें क्या है, ये विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड है। लेकिन इसमें क्या दिखाता है, देखो, जो आधार होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जैसे 0 से 4, 4 से 6, 6 से 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो नीचे जो होगा वो वहाँ पे कौन सी जनसंख्या आएगी, वो आएगी ना जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, या फिर उससे बड़े, जैसे पहले 4 साल तक के, फिर 8 साल तक के, फिर 12 साल तक के, इस तरह से आ रहे हैं ना ये यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट तक जाते जाते जो जनसंख्या है वो वही आएगी ना जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, जो ओल्ड पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ पे क्या ये जो पिरामिड है ये क्या दर्शा रहा है, देखो, ये जो पिरामिड है ये यही तो दर्शा रहा है ना कि इसका आधार तो है चौड़ा और ऊपर जाते जाते ये यहाँ पे हो गया है पतला। तो यहाँ पे तो जनसंख्या ज़्यादा है जहाँ पे आधार चौड़ा है, और फिर ऊपर जाते जाते ये जनसंख्या हो रही है कम। तो इसको हम कहते हैं विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड। और इसका एग्जाम्पल है बांग्लादेश में, नाइजीरिया में और मैक्सिको में। इन सभी देशों में कैसा पिरामिड बनता है जनसंख्या, वो बनता है विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड। आगे देखिए, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। जो स्थिर जनसंख्या है वो जो है ना उसका पिरामिड बनता है वो घंटी के आकार का बनता है। इनको अच्छे से याद रखना, ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि विस्तारित में जो ये पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, या फिर ये स्थिर जनसंख्या है उसमें कैसा बनता है, ह्रासमान में कैसा बनता है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, या फिर जो देश हैं कुछ उनको दे देंगे, उनके बारे में पूछ लेंगे, या फिर एक को दे देंगे उसकी 4 विशेषताएं लिख देंगे, एक गलत होगी वो टिक करो। तो जो स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है वो घंटी के आकार का बनता है। देखो, घंटी जो है वो कुछ इसी तरह से ही तो होती है ना, तो ये घंटी के आकार का पिरामिड होता है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। इसका आधार पतला होगा, फिर शीर्ष शुंडाकार होगा, और इसमें क्या होता है, बच्चे और वृद्ध दोनों की संख्या कम होती है। देखो यहाँ पे बच्चों की संख्या यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, फिर ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है, और फिर ऊपर जाते जाते ये फिर से कम हो गया है, यानी कि जो भी यंग पॉपुलेशन होगी जो वो ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और जो ये छोटे बच्चे हैं 15 साल तक के वो कम हैं। फिर ऊपर है जो ये जो वृद्ध हो गए हैं उनकी भी संख्या जो है वो कम है। इसमें जो जनसंख्या होती है ना वो स्थिर हो जाती है, और इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड ऑस्ट्रेलिया में बनता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या का जो पिरामिड होता है ना वो नीचे से तो संकीर्ण होता है और ऊपर से होता है शुंडाकार। ठीक है, और इसमें क्या होता है, निम्न जन्म और मृत्यु दर होती है। इसमें क्या होता है, निम्न जन्म और मृत्यु दर, यानी कि दोनों ही निम्न होंगी, और यहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या होती है, और इसका एग्जाम्पल है जापान में। ठीक है, आगे देखिए, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का संगठन देखिए। नगरीय लोग कौन से होते हैं, नगरीय लोग वो होते हैं जो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें लगे होते हैं, वो है नगरीय लोग। ठीक है, और जो ग्रामीण लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ये सारे के सारे जो है ना ये नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पे। फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। आगे है जिम्बाब्वे और नेपाल में जो ग्रामीण जनसंख्या है ना वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नगरीय जनसंख्या इनमें से किन किन देशों में कम पाई जाती है, और इनका 3 तो इनका दे देंगे और एक इनमें से दे देंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसे बना देंगे कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे अधिक कौन से देश में पाई जाती है, तो 3 इसके दे देंगे और एक इसका दे देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो नगरीय जनसंख्या वो सबसे अधिक है फिनलैंड, कनाडा, ब्राज़ील और न्यूजीलैंड, और ग्रामीण जनसंख्या है सबसे अधिक वो है जिम्बाब्वे और नेपाल में। आगे देखिए, नगरों के प्रकार। नगरों के प्रकार देखो, सबसे पहले कस्बा। कस्बा किसको कहते हैं, जिस भी जगह की जो जनसंख्या है ना वो 2500 हो, यानी कि 2500 जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। आगे है नगर। नगर क्या है, कस्बे से थोड़ी बड़ी बस्ती होती है जहाँ पे जो जनसंख्या है वो 1 लाख या उससे
अधिक हो वो कहलाता है नगर। क्या है, कस्बे में तो जनसंख्या होगी 2,500 और जो नगर है वहाँ पे होगी 1,00,000 या इससे अधिक। नेक्स्ट देखिए सन्नगर। सन्नगर क्या होता है, ये देखो 1951 में पैट्रिक गैडिक ने जब नगर ज़्यादा फैल जाए तो सन्नगर कहलाए, ये बताया था किसने, पैट्रिक गैडिक ने 1951 में बताया। क्या बताया कि जब नगर ज़्यादा फैल जाए ना तो वो सन्नगर कहलाता है। नगर हमने क्या पढ़ा था कि जो 1,00,000 जनसंख्या हो या उससे अधिक हो तो वो होता है सन्नगर, यानी कि 1,00,000 से 1,50,000 तक आ जाएगी, लेकिन उसी की जनसंख्या जो है वो 2,00,000 हो जाए तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसकी और बढ़ जाए तो वो सन्नगर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो सन्नगर का एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, शिकागो है और जापान का टोक्यो, हमारा दिल्ली और कोलकाता, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सन्नगर हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है मेगापोलिस। मेगापोलिस किसे कहते हैं, ये देखो किसने बताया था, 1957 में जीन गोटमैन ने दिया था मेगापोलिस जो भी ये था इसको नाम कि कितनी जनसंख्या वाले को हम मेगापोलिस कहते हैं। जो सन्नगर होते हैं उससे अधिक जनसंख्या हो जाती है उसको कहते हैं मेगापोलिस। और मेगापोलिस का जो अर्थ है शब्द का वो है विशाल नगर, ये ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि मेगापोलिस शब्द किसने दिया, मेगापोलिस का अर्थ क्या है, इस तरह से। इसका एग्जाम्पल है यूएसए का उत्तर से दक्षिण तक का वॉशिंगटन जो है ये क्या है, मेगापोलिस है। ठीक है, आगे देखिए 10,00,000 ही शहर। 10,00,000 ही नाम से ही पता चल रहा है जिन शहरों की जनसंख्या 10,00,000 से ज़्यादा हो, यानी कि जो मेगापोलिस होंगे उसकी 10 से कम है, और जो मेगापोलिस शहर 10,00,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले हो जाएं वही क्या कहलाएंगे, 10,00,000 ही शहर। 10,00,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कहलाएगा 10,00,000 ही शहर। देखो 1800 ईस्वी से पहले कोई भी देश ऐसा नहीं था जहाँ पे 10,00,000 ही शहर हो। 1900 में लंदन पहला ऐसा विश्व का शहर बना था जो कि 10,00,000 ही शहर था। फिर 1950 में पेरिस और न्यूयॉर्क भी 10,00,000 ही शहर में आ गए। और जो एशिया है ना वहाँ पे सबसे अधिक 10,00,000 ही शहर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक 10,00,000 ही शहर कौन से कंटिनेंट में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक तो हैं एशिया में और सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए महानगर। महानगर कौन से होते हैं, जहाँ पे जनसंख्या 1 करोड़ या इससे अधिक हो जाए वो कहलाते हैं महानगर। क्या कहलाते हैं, महानगर कहलाते हैं जहाँ पे भी जनसंख्या 1 करोड़ या इससे अधिक हो जाए। एग्जाम्पल देखिए 1950 में न्यूयॉर्क सबसे पहला महानगर बन गया था जहाँ की जनसंख्या कितनी थी, ये गलत है, यहाँ पे 1.25 करोड़ हो गई थी। ठीक है, आगे है प्रधान नगर। प्रधान नगर कौन सा होता है, जब कोई भी नगर फेमस कार्य के लिए प्रसिद्ध हो जाए। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कोई ऐसा काम होता हो कि वो उसी नगर में होता है और वो उसके लिए फेमस हो जाए तो कहलाता है प्रधान नगर। आगे देखिए साक्षरता। साक्षरता यूएनओ के अकॉर्डिंग क्या है इसकी डेफिनेशन वो देखिए। यूएनओ क्या कहता है कि मान लो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले जो भी लोग हैं वो किसी भी भाषा में अपने संदेश को पढ़ लिख सकें, यानी कि किसी का संदेश आया है उसको पढ़ सकें, और मान लो जो दूसरा पर्सन कोई भी होगा उसको अपना जो संदेश है वो पहुंचा सकें। तो ये क्या है, संदेश को अगर पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो बंदा साक्षर है, ये कह रहा है यूएनओ। यानी कि जो भी बच्चा 15 साल का है या फिर कोई भी यूथ है या कोई भी बड़ा आदमी है जो भी है 15 वर्ष या इससे अधिक का, वो किसी भी भाषा में संदेश को पढ़ ले या लिख ले तो वो साक्षर कहलाएगा। ठीक है, उसको अक्षर ज्ञान है तो वो साक्षर है। आगे देखिए 2001 की भारतीय जनगणना के अकॉर्डिंग, 2001 में जो भारत में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो साक्षरता है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो है 7 वर्ष से अधिक आयु वाला जो भी बच्चा हो, जो भी व्यक्ति हो, वो किसी भी भाषा में संदेश को पढ़ लिख सके और कुछ अंक गणितीय भी ज्ञान हो उसको, तो वो कहलाएगा साक्षर। तो फिर से देखिए जो साक्षरता की यूएनओ की जो डेफिनेशन है और जो भारत की जो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी डेफिनेशन है वो फिर से देख लीजिए आप। यूएनओ क्या कहता है कि 15 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में संदेश को पढ़ ले और लिख ले
ठीक है, तो वो साक्षर है। और इंडिया में 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, 7 वर्ष से अधिक का कोई भी बच्चा हो, कोई भी वृद्ध हो, कोई भी यूथ हो, कोई भी आदमी हो 7 वर्ष से अधिक आयु का, वो किसी भी भाषा में मान लो संदेश को पढ़ सकता है, लिख सकता है, या कुछ उसको अंकगणितीय ज्ञान है उसके पास, तो वो कहलाएगा साक्षर। ठीक है, अब देखिए जो साक्षरता दर है वो हम कैसे निकालते हैं। साक्षर जनसंख्या बाय कुल जनसंख्या को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर लिखेंगे मान लो साक्षर जनसंख्या है 10 किसी भी जगह पे, और कुछ जो भी कुल टोटल लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं वहाँ पे 50, ठीक है, और उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम जो साक्षरता दर है वो निकाल लेंगे। और साक्षरता जो दर होती है उसको हम परसेंट में व्यक्त करते हैं, किसमें, परसेंट में व्यक्त करते हैं। और जो साक्षरता दर होती है वो किसी भी जगह का जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है साक्षरता। ठीक है, और क्या है, देखो मुस्लिम समाज में स्त्री जो है वो कम पढ़ाई जाती है, लेकिन आजकल तो ये भी अच्छे से पढ़ाने लग गए हैं। आगे देखिए व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो लोग व्यवसाय में लगे हों। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, 15 से 59 वर्ष का जो भी आयु वर्ग है वो किसी न किसी कार्य में लगा हो और उसका जो आर्थिक विकास है वो हो रहा है, तो वो कहलाता है व्यावसायिक संगठन। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो 15 से और 59 वर्ष तक के जो भी ये लोग होंगे, जो भी ये पॉपुलेशन होगी, ये जो लोग हैं ना, ये किसी न किसी क्रियाकलाप में लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है, उससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, आगे देखिए यूएनओ ने व्यवसाय को 8 वर्गों में बांटा है। यूएनओ ने व्यवसाय को कौन से 8 वर्गों में बांटा है वो देखिए आप। सबसे पहले है प्राथमिक में है कृषि, वानिकी, मत्स्य और आखेट। दूसरा है खनन। तीसरा है विनिर्माण और शक्ति उत्पादन। फोर्थ है निर्माण उद्योग। आगे है फिफ्थ है बिजली, गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाएं। और सिक्स्थ है वाणिज्य। सेवन्थ है यातायात, परिवहन और संचार। और एट्थ है अवर्गीकृत व्यवसाय। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे ही बनेगा कि यूएनओ ने जो व्यवसाय को 8 भागों में बांटा है, उसका प्राथमिक जो भी सबसे पहले जो भी आता है उनको, ये देखो ये 4 हैं, जैसे यहाँ पे 4 हैं, इस तरह से हैं, तो ये 4 दे देंगे कृषि, वानिकी, मत्स्य और 1 दे देंगे खनन। इनमें से जो नहीं है ना प्राथमिक में उसको टिक करो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे ये आ गया, ये ज़्यादा हैं, बिजली, गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें से भी या तो 3 दे देंगे इसके, और 1 जो असंगत होगा वो छाटो, या फिर ऐसे दे देंगे कि मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। मैच द फॉलोइंग में कैसे देंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, फिर 1 2 3 4 इनमें ये लिख देंगे। ठीक है, तो आपको वो मैच करने होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आगे है, अब 4 मुख्य वर्ग बना दिए गए हैं। यूएनओ ने जो 8 वर्ग बनाए थे ना, उसको 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया है। वो कौन से हैं, देखो प्राथमिक व्यवसाय। जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उसमें हमने क्या क्या शामिल कर दिया, जो यूएनओ ने पहला और दूसरा वर्ग बनाया था वो, यानी कि कृषि, वानिकी, मत्स्य, आखेट, और दूसरे में जो खनन था वो भी इसी में ही जोड़ दिया। तो ये हो गए प्राथमिक व्यवसाय में, जो भी यूएनओ ने पहला और दूसरा वर्ग बताया था ना, वो आ गए प्राथमिक में। फिर है द्वितीयक व्यवसाय, जो भी विनिर्माण और निर्माण था ना, जो कि तीसरे में और चौथे में थे, वो आ गए द्वितीयक व्यवसाय में। फिर है तृतीयक व्यवसाय। जो तृतीयक व्यवसाय है उसमें जो यूएनओ ने ये 6th और 7th बांटा था वो आ गया। इसमें क्या है, वाणिज्य, यातायात, परिवहन, संचार सेवाएं, ये आगे सारे के सारे तृतीयक में। फिर चतुर्थक में आ गया वो लास्ट वाला। इसमें क्या है, शोध, चिंतन, विचार और बोधपूर्ण कार्य, यानी कि जो चतुर्थक होंगे ना व्यवसाय, उसमें क्या होगा, सारा का सारा जो भी शोध कार्य चलेगा, चिंतन चलेगा, जो भी बौद्धिक कार्य होंगे ना, वो सारे किस में आ जाएंगे, चतुर्थक में आ जाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन से ये वर्ग आएंगे। तो प्राथमिक में आएंगे कृषि, वानिकी, मत्स्य, आखेट और खनन। द्वितीयक में आएंगे विनिर्माण और निर्माण। तृतीयक में आएंगे वाणिज्य, यातायात, परिवहन, संचार सेवाएं। चतुर्थक में आएंगे शोध, चिंतन और विचार। आगे है
विकसित देशों में क्या है कि प्राथमिक कार्यों में कितने लोग लगे हुए हैं, 4 से 9% जनसंख्या जो है ना वो विकसित देशों में प्राथमिक कार्य करती है, यानी कि कृषि वगैरह करती है। द्वितीयक, इसमें इतने लोग जो द्वितीयक में नहीं है, लेकिन तृतीयक में जो है ना वो ज़्यादा है। तृतीयक में कितने हैं, 40 से 45% जो जनसंख्या है वो तृतीयक में लगी, यानी कि 40 से 45 होगी तृतीयक में, 4 से 9 होगी इसमें। हाँ, तो यहाँ पे कितनी आ गई, जो बचेगी वो यहीं पे तो आ गई, जैसे कितनी होगी, ये 35 के आसपास हो जाएगी, ये द्वितीयक कार्यों में होगी। आगे है विकासशील देशों में जो है वो प्राथमिक कार्यों में, जो विकासशील देशों की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो लगी हुई है प्राथमिक कार्यों में। तो ये था हमारा आज का जनसंख्या संगठन। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जनसंख्या संगठन क्या होता है कि लिंग, आयु, वर्ग, साक्षरता और जो व्यवसाय वगैरह होते हैं ना, इन सब को हम किसमें जनांकीय विशेषताएं भी बोलते हैं, और जनसंख्या का जो संगठन होता है उसमें शामिल करते हैं। लिंग संगठन होता है वो कैसे निकालते हैं, जो टोटल स्त्रियों की संख्या है उसको डिवाइड करते हैं पुरुषों की संख्या से और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। फिर है जो विश्व का लिंगानुपात है वो कितना है, विश्व का है 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। लैटविया का है 1187 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर, और सऊदी अरब का बहुत कम है, ये है 468, और हमारा इंडिया का है 933 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। आगे है आयु संरचना में हम किसको शामिल करते हैं, आयु वर्ग को, और इसके 3 पार्ट हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये इसके घटक हैं। फिर विशेषताएं थी इनकी, वो क्या है, 3 वर्गों में बांटा कि बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग में जो है 15 से कम उम्र के बच्चे हैं, और विश्व की टोटल जनसंख्या का ये 27% है। विकसित देशों में 16% है और विकासशील में 29% है। फिर है प्रौढ़ आयु वर्ग के, जो कि 15 से 59 तक है, और विकासशील देशों में ये हैं 65%, विकसित देशों में हैं प्रौढ़ आयु वाले 68% जो कि प्रजननशील हैं। आगे है वृद्ध आयु वर्ग, जो कि 60+ के हैं, और इन पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, और जैसे ये बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ लानी पड़ती हैं, तो इन पर सबसे अधिक खर्च होता है, इनकी देखभाल के लिए भी खर्च अधिक होता है। आगे है एज सेक्स पिरामिड। ये क्या है, इसमें ना किसी भी आयु वर्ग के स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्ध इनको दर्शाने के लिए आयु और लिंग के द्वारा एक पिरामिड बना के तब दर्शाया जाता है। इसमें लेफ्ट साइड तो पुरुषों को दर्शाया जाता है और पिरामिड में राइट साइड स्त्रियों को दर्शाया जाता है, ठीक है। और विस्तारित पिरामिड जो है इसके पिरामिड के ये प्रकार हैं। पहला है विस्तारित। विस्तारित में क्या होता है, आधार चौड़ा होता है, शीर्ष पतला होता है, जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या कम, और जो जन्म दर जो है वो उच्च पाई जाती है। नाइजीरिया, मैक्सिको और बांग्लादेश इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। ये घंटी के आकार का होता है, इसका आधार जो होता है वो पतला होता है, शीर्ष शून्याकार होता है। वृद्ध भी इसमें और ये बच्चे भी, दोनों की संख्या कम होती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है स्थिर जनसंख्या में। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। फिर तीसरा पिरामिड है ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। इसमें क्या होता है, निम्न जन्म और मृत्यु दर होती है, और जो जनसंख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। नीचे से इसका आकार संकीर्ण होता है, ऊपर से शुंडाकार होता है। इसका एग्जाम्पल है जापान। फिर हमने पढ़ा नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या संगठन। नगरीय वो होते हैं जहाँ पे जो जनसंख्या द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थक क्रियाकलाप में लगी होती है, और ग्रामीण जनसंख्या वो होती है जो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी होती है। फिर हमने पढ़ा नगरों के प्रकार, जो कि कस्बा 2,500 तक के जो जनसंख्या होती है वो क्षेत्र होता है। फिर 1 लाख वाला होता है नगर। फिर जो है सन नगर जो है वो उससे बड़ा होता है 1 लाख वाले से। फिर मेगापोलिस जो है वो नगर होता है जो कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाला होता है। और जो मेगापोलिस जो नाम है वो दिया किसने, जीन गोटमैन ने 1957 में। इसका अर्थ है विशाल नगर। फिर 10 लाख ही शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है वो। फिर हमने पढ़ा महानगर, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाती है। फिर प्रधान नगर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए फेमस हो जाता है। फिर हमने पढ़ा साक्षरता दर की जो भी डेफिनेशन है वो, जो यूएनओ मानता है कि 15 से अधिक जो आयु वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी भी भाषा में संदेश को पढ़ सके और लिख सके। लेकिन भारत की जो जनगणना हुई थी 2001 में, उनके अकॉर्डिंग 7 से अधिक आयु वाले जो भी व्यक्ति हैं वो किसी भी भाषा में संदेश को पढ़ लिख सकें। इसके साथ साथ उनको अंक गणितीय ज्ञान भी होना चाहिए।
और फिर है साक्षरता दर को हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, साक्षर जनसंख्या डिवाइड बाय कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 100, इसको परसेंट में हम व्यक्त करते हैं। फिर है व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन को यूएनओ ने 8 प्रकार से बांटा था। ये फिर हमने आगे चल के इनको 4 भागों में और बांटा, मुख्य भागों में बांट दिया, 4 को 2-2 का बना दिया। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में पहला और दूसरा जो भी उन्होंने यूएनओ ने बांटा था, जिसमें कृषि वानिकी मत्स्य आखेट खनन। द्वितीयक में जो यूएनओ का तीसरा चौथा विनिर्माण और निर्माण उद्योग। फिर है तृतीयक व्यवसाय में जो कि छठा और सातवां था यूएनओ का, वो यानी कि वाणिज्य, यातायात, परिवहन, संचार सेवाएं। और चतुर्थक व्यवसाय में आ जाएगा बौद्धिक पूर्ण कार्य, शोध, चिंतन और विचार वाले। फिर है विकसित देशों में जो है प्राथमिक कार्यों में लोग लगे हैं वो हैं 4 से 9% तक, द्वितीयक में लगे हैं शायद 35% तक, और तृतीयक में लगे हैं 40 से 45% तक। विकासशील देशों में लगे हैं वो हैं प्राथमिक कार्यों में 2/3 जनसंख्या है ना, जो टोटल जनसंख्या उसका 2/3 जो है पार्ट वो लगा है प्राथमिक कार्यों में विकासशील देशों का। तो ये था टोटल सारा का सारा जो भी जनसंख्या संगठन था, उसके प्रकार थे, नगर वगैरह था, वो सारा का सारा इसी में ही आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।